हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपना फुटप्रिंट्स का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो उसके जो चैप्टर्स हैं आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आज आपको चैप्टर नंबर 9 जो पुरानी बुक में दिया हुआ है ना, और नई बुक में आपका चैप्टर नंबर 8 भोली, ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो जैसा आपको टाइटल देख के समझ में आ रहा है भोली, तो ये बहुत ही सिंपल लड़की के बारे में स्टोरी दी गई है। और यहाँ पे ये जो लड़की है ना भोली, ये बहुत ही सिंपल होती है, बट इसको घर में क्या करते हैं, घर में इसको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, इसको बहुत इग्नोर किया जाता है, इसकी बातों को ऐसे कोई ध्यान नहीं देता है। और ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, डीमोटिवेट फील करती है बच्ची, है ना। लेकिन इसकी जो टीचर होती हैं वो इसको हेल्प करती हैं, इसको एनकरेज करती हैं लास्ट में, है ना, कि तुम अच्छा कर सकती हो, तुम ये काम भी कर सकती हो। तो इसकी टीचर इसको बहुत हेल्प करती हैं। तो ये स्टोरी जो है इसके बारे में आपकी होने वाली है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड Bholi was neglected at home. Why did her teacher take special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectations? तो ये क्वेश्चंस हैं आपको, जो जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे देन यू विल आंसर। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जो भोली है उसको बचपन से ही ऐसे इग्नोर क्यों किया जाता था उसके घर में। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे उसकी टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया, इतना ध्यान क्यों दिया भोली में। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्या भोली अपनी टीचर के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाएगी लास्ट में। तो आगे चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रीड एंड फाइंड आउट, मैं साथ साथ ही आपको ऐसे वर्बली सॉल्व करा देती हूँ। फर्स्ट है, वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। तो जब हम ये नीचे का पैराग्राफ पूरा पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएंगे क्वेश्चंस के आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भोली के जो फादर हैं वो क्यों परेशान थे उसकी वजह से। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल, मतलब किन रीजंस की वजह से, क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton, right? तो यहाँ पे जिस लड़की की बात हो रही है भोली, उसका एक्चुअल नेम क्या है, उसका नाम है यहाँ पर, मतलब उसका नाम क्या था, सुलेखा। लेकिन जब वो छोटी थी तो बचपन से ही उसको जो लोग जानते थे या उसके आसपास के जो भी नोन थे उसके, वो उसको किस नाम से बुलाते थे, वो उसको भोली के नाम से बुलाते थे, मतलब सिंपलटन। सिंपलटन मतलब कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा साधा एक तरह से। अब ये क्या थी, इसके जो फादर थे उनका नाम था नंबरदार रामलाल, और ये अपने घर में 4th नंबर की डॉटर थी, मतलब इससे पहले इसकी 3 सिस्टर्स थी। जब ये 10 मंथ्स ओल्ड की थी तो ये चारपाई, कोट मतलब चारपाई से क्या होती है, ये गिर जाती है। जब ये गिर जाती है तो इसके सर में चोट लगती होगी, और जब इसकी चोट लग जाती है तो इसके ब्रेन का कुछ जो पार्ट है वो डैमेज हो जाता है। इसी की वजह से, इसी रीज़न की वजह से भोली क्या रह जाती है, बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड से मतलब समझते हैं आप कि बैकवर्ड का मतलब होता है जो हर काम को बहुत जल्दी से नहीं कैच करता है, उसको बहुत ग्रेस्पिंग पावर कम हो जाती है ना। बहुत धीरे धीरे काम को करने वाला जो पर्सन है ना, उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया है आपका वर्ड बैकवर्ड चाइल्ड। तो इसीलिए उसको सब लोग किस नाम से बुलाते थे, इसीलिए उसको सब भोली के नाम से यहाँ पर बुलाते थे। आगे देखते हैं। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. जब वो छोटी थी भोली, है ना, चाइल्ड मतलब भोली के लिए यूज़ किया है यहाँ पे, तो भोली बहुत ही फेयर थी, बहुत ही प्रेटी थी, इसका कलर भी बहुत फेयर था, कॉम्प्लेक्शन काफ़ी फेयर था, बहुत ही प्रेटी थी। बट जब ये 2 साल की हुई तो इसको क्या हो जाता है, इसको स्मॉल पॉक्स हो जाती है ना। उसकी आंखें छोड़ के बाकी उसकी पूरी बॉडी पे क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े निशान हो जाते हैं, काफ़ी डीप ब्लैक पॉक मार्क्स हो जाते हैं इसकी बॉडी पे, जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है, मतलब डिसफिगर्ड हो जाती है, जगह जगह निशान हो जाना, स्पॉट हो जाना। तो अब सुलेखा जो होती है वो जब 5 साल की हो जाती है तब तक भी वो बोलना नहीं सीखती है बिल्कुल अच्छे से, है ना। और जब फाइनली वो बोलना सीखती है तो वो क्या करती है, वो स्टैमर्ड करती है। स्टैमर्ड मतलब ऐसे रुक रुक के बोलना, है ना, इस तरह से बिल्कुल एक चीज़ को एकदम कम्प्लीटली एक साथ नहीं बोल सकती थी वो। द अदर चिल्ड्रन, बाकी के जो बच्चे थे वो उसका मजाक बनाते थे, है ना, उसकी मिमिक मतलब कॉपी करना, उसको कॉपी करते थे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो बेचारी बहुत कम बोलती थी, है ना, बहुत ही कम बात किया करती थी आपकी जो भोली थी। आगे देखते हैं। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। अब रामलाल के 7 चिल्ड्रन थे, 3 बेटे थे उसमें और 4 बेटियां थी, भोली को इंक्लूड करके, है ना।
और इन सब में सबसे छोटी बच्ची थी वो कौन थी, वो आपकी भोली होती है। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लांटी टू ईट एंड ड्रिंक। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। द sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangla's marriage had also been settled. And when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. तो भोली सबसे छोटी होती है। अब ये जो फैमिली थी रामलाल की, ये काफ़ी अच्छी फैमिली थी, है ना। प्रॉपर खाने को था, पीने के लिए सब कुछ था इनके पास, ठीक है। अब सारे बच्चे जो थे भोली को छोड़ के वो बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग थे। अब जो बेटे थे उनको तो सिटी भेज दिया पढ़ने के लिए, है ना, पहले स्कूलिंग करने के लिए भेज दिया, फिर जब वो बड़े हो गए उनको कॉलेजेस में भेज दिया गया। अब जो इसकी बेटियां थी, सारी चारों जो बेटियां थी, उसमें राधा जो बेटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है। सेकंड डॉटर जो है मंगला, उसका रिश्ता पक्का हो गया था, है ना। और जब इसकी शादी कर देता ये, मंगला की शादी होने के बाद रामलाल जो है वो अपनी थर्ड बेटी यानी कि इसकी चंपा के बारे में जो है वो सोचेगा, क्योंकि उसकी शादी भी करनी है। अब ये तीनों जो बच्चे होती हैं इसकी रामलाल की, वो तीनों क्या होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं, है ना, गुड लुकिंग होती हैं, हेल्दी गर्ल्स होती हैं बिल्कुल। और बिल्कुल मुश्किल नहीं थी रामलाल को इनके लिए लड़का तलाश करने में, ठीक है। आगे देखते हैं। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल किसके लिए परेशान था, रामलाल भोली के लिए परेशान था। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। अब रीज़न क्या था इसका, पहला रीज़न ये कि ना तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, है ना, गुड लुकिंग नहीं थी जो आपकी भोली थी, और ना ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। क्यों, क्योंकि जब वो गिर गई थी चारपाई से, जब वो छोटी थी 10 मंथ्स ओल्ड, तो उसके सर में चोट लग जाती, जिसकी वजह से उसका पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है, सम पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या हो गया था, डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बैकवर्ड चाइल्ड रह जाती है। यहाँ पे देखिए ये रामलाल है, ये इसकी बेटी वाइफ है, और यहाँ पे इसकी ये वाइफ है, ये रामलाल बैठा है, ये इसकी वाइफ और ये दोनों इसकी बेटियाँ हैं। आगे देखिए। भोली वॉज 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, so you must set an example to the villagers. You must send your daughter to school. अब जब भोली 7 साल की हुई तो मंगला की ऑलरेडी शादी हो गई थी, मतलब छोटी थी वो मंगला की शादी में। अब वहाँ पे उसी साल जब इसकी शादी हुई तो वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल, गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया, किसके लिए, लड़कियों के लिए। वहाँ पे तहसीलदार साहब जो थे वो आए वहाँ पे उसका इनाग्रेशन करने के लिए, है ना, ओपनिंग सेरेमनी पे। तो उन्होंने रामलाल से क्या कहा, क्योंकि रामलाल कौन था, रामलाल एक रेवेन्यू ऑफिशियल था वहाँ का, है ना। तो वहाँ पे आके वो उसको कहते हैं कि भाई आप जो है क्या है, एक रेवेन्यू ऑफिशियल है, मतलब आप रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के यहाँ पे गांव में, है ना, प्रतिनिधि हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको विलेजर्स जो आपके बाकी के जो विलेजर्स हैं उनके लिए आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा, है ना। अब वो क्या एग्जाम्पल होने वाला था, वो ये एग्जाम्पल होने वाला था कि आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, बिल्कुल, है ना, बहुत ही मस्त है यह कि आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" अब जब उस ये दिन का सारी बात ख़त्म हो जाती है तो रात में वो गया अपने घर पे, है ना। तो रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया होगा इस बारे में कि हमें बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। तो जो रामलाल की वाइफ है वो चिल्लाती है ना, वो क्या कहते हैं, क्या आप पागल हो गए हैं, अगर हम लड़कियों को स्कूल भेजते हैं तो आप ये बताओ कि कौन उनसे शादी जो है वो करेगा। कितना उल्टी बात यहाँ पे वो बोल रही है, बिल्कुल ऑपोजिट बात बोल रही है कि अगर मैरिड हो जाएंगे तो शादी नहीं होगी, राइट। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू वॉट टू डू, send Boli to school, as it is there is little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her. तो रामलाल के पास इतना करेज नहीं था, है ना। रामलाल जो है वो तहसीलदार जो थे उनको डिसोबे नहीं कर सकता था, उनकी बात को मना नहीं कर सकता था। तो लास्ट में इसकी वाइफ उसको सजेशन क्या देती है, वो कहती है मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। वो कहते हैं काम करते हैं कि भोली को स्कूल भेजते हैं, राइट। और जैसा कि आपको पता है कि जो भोली है उसके चांस तो कम है शादी होने के, क्योंकि वो इतनी सुंदर नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, अगली फेस है उसका, है ना। और उसमें समझ भी क्या है, बिल्कुल समझ नहीं है, उसमें समझ थोड़ी कम ही है। और तो एक काम करते हैं कि टीचर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, अब टीचर्स हैंडल करेंगे उसे, है ना। टीचर्स को परेशान होने दीजिए, किसके लिए, भोली के लिए, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। और इसके जो रीड एंड फाइंड आउट है वो एक बार देख लीजिए आप, आंसर बता देती हूँ आपको। तो भोली के फादर वरीड क्यों थे, पहला क्वेश्चन था।
तो भोली के पापा इसलिए परेशान थे क्योंकि ना तो वो गुड लुकिंग थी और ना ही वो बहुत इंटेलिजेंट थी, तो वो परेशान इसलिए थे कि इसकी शादी कैसे होगी, कौन इससे शादी करेगा। सेकंड था, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीज़न इज़ भोली सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजने का क्या रीज़न था। तो भोली को स्कूल भेजने का इसलिए रीज़न था क्योंकि जब वो तहसीलदार वहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं इनसे, रामलाल से, कि आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, तो अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं। तो उनकी वाइफ क्या कहती है कि मना करती है पहले तो, लेकिन फाइनली वो क्या कहती है कि उनको पता होता है कि और तहसीलदार जो है उनकी बात को डिसओबे नहीं किया जा सकता है, तो वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, भोली को स्कूल भेज देते हैं, कोई बात नहीं, टीचर्स हैंडल करेंगे इसको और हमारी जो परेशानी है, हमारी जो टेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म यहाँ से हो जाएगी। राइट, चलते हैं आगे के पार्ट की तरफ पे। यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये रीड एंड फाइंड आउट दूसरे पार्ट के लिए हैं। डस भोली एन्जॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली ने एन्जॉय किया अपना फर्स्ट डे स्कूल में। और नेक्स्ट है, डस शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, कि जब वो वहाँ पे गई स्कूल में तो वहाँ पे जो उसकी टीचर थी उनमें और उसके एक फैमिली मेम्बर्स में क्या उसको कोई डिफरेंस नज़र आया होगा, कोई डिफरेंस मिला होगा उसे। देखते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। अब नेक्स्ट डे जो आपके रामलाल थे उन्होंने क्या किया, भोली का हाथ पकड़ा और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इससे भोली से कि चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली क्या होती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है भोली। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक। अब भोली जो थी उसको स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कभी उसने सुना भी नहीं होगा कि मैं स्कूल जाऊँगी, तो उसे कुछ आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। तो उसको कोई बात याद आई अपने घर की। वो बात क्या थी कि कुछ दिनों पहले उनके घर में एक काउ थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको ऐसे घर से लेकर गए बाहर और फाइनली उसको सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है। अब क्योंकि भोली क्या थी, भोली स्टैमर करती थी, है ना, स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी बोलते हुए, तो वो नो शब्द पूरा बोल नहीं पा रही थी, वो नो नो ऐसे करके रुक रुक के बोल रही थी। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। तो वो चिल्लाने लगी डर की वजह से और अपना हाथ जो है वो छुड़ाने लगी अपने पापा के हाथ से, है ना, कि मतलब मुझे छोड़ दो, मुझे आपके साथ कहीं पे भी नहीं जाना है। आगे देखो क्या कहा रामलाल ने। ही सेड व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, कि क्या परेशानी हो रही है तुम्हें, तुम बिल्कुल फूल हो। रामलाल चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा कि तुम एक काम करो, इसको अच्छे से कपड़े पहना दो, है ना, क्योंकि मैं इसे स्कूल लेके जा रहा हूँ, अगर मैं इसे ऐसे ही लेके चला जाऊँगा तो सारे लोग क्या बोलेंगे, सारे टीचर्स क्या बोलेंगे, बाकी स्कूल की लड़कियाँ क्या बोलेंगी कि देखो इसके पापा और मदर ने इसको जो है बिल्कुल ऐसे ही भेज दिया है यहाँ पे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then she began to believe, did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. अब नए कपड़े कभी भोली को नहीं मिले थे, कभी नहीं बने उसके लिए, है ना। जो पुरानी ड्रेसेस हो जाती थी उसकी सिस्टर्स की वो उसको मिलती रहती थी और कभी किसने ध्यान भी नहीं दिया कि उसके कपड़े ख़राब हो रहे हैं। ख़राब होने से मतलब उसके कपड़े कहीं से ऐसे फट गए हैं, है ना, या उनको ठीक करना, उनको रिपेयर करना है, तो कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज वो बहुत लकी है, क्यों, क्योंकि इसको बहुत ही क्लीन ड्रेस मिली है आज, क्योंकि वो स्कूल जाने वाली है। और उसको ड्रेस जो मिली है वो कौन सी मिली है, जो उसकी बड़ी सिस्टर चंपा की थी। अब कपड़े धुलने के बाद क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तो वो जो कपड़ा था या वो जो उसको ड्रेस दी गई है वो क्या हो गई होगी, छोटी हो गई होगी चंपा को, इसीलिए वो किसको दे दी, वो इसको ट्रांसफ़र कर दिए यहाँ पे। अब उसको आज नहलाया बहुत अच्छे से, उसके बालों में तेल लगाएगा, उसकी चोटी बनाई गई बहुत अच्छे से, है ना। ओनली देन तब उसको विश्वास हुआ किस बारे में, कि हाँ मुझे एक अच्छी जगह पे लेकर जाया जा रहा है, मतलब मुझे ऐसे बाहर सोल्ड आउट करने के लिए यहाँ पे नहीं लेकर जा रहे हैं। पहले वो बहुत घबरा जाती है, बहुत पैनिक हो जाती है ना। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हुई तो भोली को समझ में आया कि हाँ मुझे अच्छी जगह पे लेकर ये मेरे पापा जो हैं वो जा रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुँचते हैं, है ना, पहुँचे स्कूल में, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, बच्चे सारे क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। देयर वर सेवरल रूम्स and in each room girls like her squatted on mats reading from books or writing on slates. The headmistress asked Boli to sit down in a corner in one of the
क्लासरूम। अब यहाँ पे फियर लैडन मतलब किसी चीज़ से भरा हुआ है ना, लदा हुआ किसी चीज़ से बिल्कुल। तो फियर लैडन मतलब बिल्कुल डर से भरी हुई थी वो। स्क्वाटेड मतलब क्या होता है, पहले ऐसे क्लासरूम में सीट्स या बेंचेस वगैरह नहीं होते थे, टेबल वगैरह, तो क्या करते थे नीचे एक बड़ा सा मतलब दरी वगैरह बिछा के पूरा वहाँ पे जो है लोगों को बैठा दिया जाता था, स्पेशली मतलब बच्चों को, स्कूल की बात है तो वहाँ पे बैठे थे सारे बच्चे। अब जब वो स्कूल पहुँची वहाँ पे तो बच्चे जो है वो पहले से अपनी क्लासरूम में थे। रामलाल ने हेडमिस्ट्रेस को बच्ची को हैंड ओवर किया। उस बच्ची को अकेली छोड़ के वहाँ से वो आ जाते हैं। अभी जो लड़की थी पुअर गर्ल मतलब bully जो थी, वो बहुत डरी हुई थी, वहाँ पे बहुत नर्वस थी। बहुत सारे रूम्स थे और हर रूम में जो है लड़कियां जो हैं वो ऐसे मैट्स पे ना जो है ना वहाँ पे क्या थी, बैठी हुई थी, अपनी किताबें पढ़ रही थी, कोई लिख रहा था स्लेट्स पे। कॉपी वगैरह तो ऐसे होती थी, लेकिन वहाँ पे स्लेट मिलती थी जिसमें चौक से ऐसे लिखते थे, तो उन पे सब लिखते रहते हैं। अब जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे भोली से, है ना, तो हेड मिस्ट्रेस ने जो है भोली से क्वेश्चन, पहले तो उसे क्वेश्चन नहीं पूछा, उसको कहा भोली को कि तुम एक काम करो, वहाँ कॉर्नर में जाके जो है क्लासरूम में बैठ जाओ। अब आगे देखो क्या हुआ। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड वॉट हैपन देयर, बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। अब भोली को नहीं पता था, एंड एक्चुअली भोली को नहीं पता था कि स्कूल किसको कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है। लेकिन जब वो यहाँ पे आई तो वो बहुत हावी हो जाती है, ग्लैड मतलब हैप्पी, तो बहुत खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि यहाँ पे मेरी एज की बहुत सारी लड़कियाँ हैं यहाँ पे, तो उसको ऐसा लगा, है ना, शी होप्ड कि यहाँ पे इनमें से कोई एक लड़की जो है वो मेरी अच्छी फ्रेंड जो है यहाँ पे बन जाएगी, राइट। आगे देखते हैं। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The color fascinated her. The horse was brown just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. What's your name, little one? है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब क्लास में वो गई वहाँ पे तो जो टीचर थी वो बच्चों को कुछ पढ़ा रही होंगी वहाँ पे, लेकिन भोली को कुछ भी समझ पे नहीं आ रहा था, क्योंकि भोली को पता ही नहीं था कि स्कूल में क्या होता है। वो बस दीवारों पे जो पिक्चर्स लगी हुई थी ना उनको देख रही थी, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लग रही थी उसको, है ना, अट्रैक्टिव लग रही थी बहुत ज़्यादा, उनसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो रही थी जो भोली थी। उसने वहाँ पर ब्राउन हॉर्स देखा, जब इसे ये नहीं पता है कि इसे क्या कहते हैं, बस उसे ये पता है कि तहसीलदार जो है इसी चीज़ पे, इस तरह की कोई चीज़ थी जिसपे एनिमल था, जिसपे जो है तहसीलदार बैठ के आता है, उनके गाँव में आया था, तो उसने पहचान लिया कि हाँ ये वही चीज़ है। फिर उसने पैरट की पिक्चर देखी। वो पैरट जो है वो कैसी थी, ऐसी पिक्चर थी जैसी उसने जो है बगीचे में देखी थी, मैंगो के बगीचे में वहाँ पे देखी थी, है ना। उसके बाद वो क्या देखती है, काऊ को देखती है, काऊ की इमेज देखती है। वो काऊ की इमेज कैसे पहचानती है, क्योंकि उनके घर में लक्ष्मी नाम की काऊ थी, उससे उसको पहचान करती है वो, है ना, ऐसे रिकॉग्नाइज़ करती है। तो जब वो ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी तो वहाँ पे जो उसकी टीचर थी वो उसके पास में खड़ी होती हैं और स्माइल करती रहती है टीचर की तरफ, बच्ची की तरफ, और वो भोली से अब पूछती हैं, है ना, वो भोली से क्या कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। अब देखो भोली क्या आंसर करती है। अब वो भोली जो कि वो मैंने बताया कि वो स्टैमर करती है, तो वो अपना नाम भोली पूरा नहीं कह रही, वो बेचारी रुक जाती थी बार बार, है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टैमर करती थी। देन शी बिगिन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। तो उसने बहुत ट्राई किया बट शी वॉज अनेबल, है ना, टू रिकॉल हर नेम। तो फाइनली क्या हुआ कि वो रोने लगती है, आंखों से उसके आंसू बहने लगते हैं और बहुत हेल्पलेस फील करती है अपने आप को। फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कॉर्नर में जाके वो बैठ जाती है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर ऐसे आंखें करके सबको देख सकती थी, क्योंकि बाकी जो लड़कियां थी वो क्या कर रही थी, वो उसका मजाक बना रही थी, वो उसकी तरफ हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. भोली, जब स्कूल की बेल बजी तो सारी जो लड़कियां थी, स्करीड का मतलब होता है जल्दी जल्दी भाग भाग के बाहर चले जाना, है ना, छोटे पैरों को जल्दी आगे कदम बढ़ाते हुए भाग जाना। तो सारी लड़कियां जो थी वो क्लासरूम से बाहर निकल जाती हैं, बट भोली जो है वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, है ना। वो अपने कॉर्नर में जहाँ बैठी थी वो वहीं पर बैठी थी, ऐसे हेड डाउन करके उसी जगह पर वो बैठी हुई थी, लेकिन वहाँ से वो बिल्कुल भी उठती नहीं है और वो लगातार सॉबिंग है। सॉबिंग मतलब होता है सुबह सुबह के रोना, बहुत ज़्यादा रोना, है ना। तो वो ऐसे रो रही थी। अब उसको आवाज़ आई भोली को, भोली, है ना,
द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। अब ये किसने बोली स्टेटमेंट, ये किसने बोला था, ये टीचर ने बोला। टीचर ने किसको बुलाया, भोली को बुलाया। टीचर की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हर्ट, है ना। पूरी लाइफ में भोली को किसी ने इतने प्यार से कभी नहीं बुलाया, और जितने प्यार से वो टीचर भोली को बुलाते हैं कभी उसने ऐसा अच्छा फील नहीं किया, इतना अफेक्शन उसने कभी नहीं देखा था। तो उसको बहुत अच्छा लगता है जब उसको लगता है कि हाँ टीचर में मतलब मुझे इतने प्यार से यहाँ पे बुला रही हैं। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। टीचर कहते हैं कि उठो, है ना, और वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई ऑर्डर कोई कमांड नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट तुमसे फ्रेंडली वे में बोल रही हूँ कि भोली प्लीज़ उठो। नाउ टेल मी योर नेम, और अब मुझे अपना नाम बताओ। Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? अब उसको मतलब बिल्कुल वो इतनी नर्वस हो रही थी, है ना, उसको बिल्कुल पसीने आ गए एकदम नर्वसनेस की वजह से। अब वो ये सोच रही है कि क्या मैं अगर दोबारा बोलूँगी तो इसी स्टैमरिंग की वजह से, ये जो मैं हकलाती हूँ या मैं ऐसे धीरे धीरे बोलती हूँ, क्या इसकी वजह से मुझे फिर से डिस्ग्रेस का सामना करना पड़ेगा, है ना, मुझे मतलब शर्मिंदा होना पड़ेगा यहाँ पे। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। तो वो क्या सोचती है, वो अपनी टीचर के बारे में, काइंड वुमेन मतलब टीचर को यहाँ पे रेफर किया गया है कि टीचर बहुत काइंड थी, तो वो कहते हैं कि मैं इनके लिए एक बार ट्राई करूँगी, एटलीस्ट मैं एफर्ट करूँगी एक बार, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत सूदिंग थी, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस थी, है ना। और उसको ये लग रहा था भोली को, है ना, विश्वास था बिल्कुल कि टीचर मुझ पर बिल्कुल भी नहीं हंसेंगी, राइट। तो वो दोबारा से स्टार्ट करती है, वो फिर से अपना नाम नहीं ले पाती है ना, वो भोली पूरा बोल ही नहीं पाती है। ही शी बिगेन टू स्टैमर। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। अब टीचर उसको क्या करती है, एनकरेज करती है, उसको बोलती है वेल डन, येस यू कैन डू इट। टीचर ने उसको बहुत एनकरेज किया, उसको कहती है कि तुम मुझे अपना पूरा नाम बोल के बताओ। तो फाइनली भोली बहुत एफर्ट लगाने के बाद अपना नाम पूरा ले लेती है। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, लास्ट में वो अपना नाम पूरा बोल देती है। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और लास्ट में बहुत अच्छा फील करती है, बहुत रिलैक्सड फील करती है। एज इफ़ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, जैसे उसने बहुत कुछ बड़ा जो है अचीवमेंट उसको मिल गया हो, है ना। Well done. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Boli looked up as if to ask really. तो वो टीचर उसको अपलॉड करती है ना, उसको बहुत तारीफ़ करती है उसकी कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया है। और उसको कहती है कि तुम अपने मन से जो है क्या करो, डर को बिल्कुल निकाल दो और तुम बहुत ही अच्छे से बोल सकती हो, बहुत जल्दी तुम बोलना जो है वो सीख जाओगी, जैसे बाकी के लोग या बाकी के बच्चे जो हैं वो बोलते हैं। अब भोली ने टीचर की तरफ देखा, जैसे ऐसा लगा कि भोली जो है वो पूछना चाह रही है अपनी टीचर से कि क्या सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ, मतलब रियल है ये, बिल्कुल रियली आप ये जो चीज़ें बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। येस येस इट विल बी वेरी ईजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। तो वो टीचर से जब कहती है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है, तो टीचर रिप्लाई करती हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये बहुत ही ईजी है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डेली स्कूल आना पड़ेगा, राइट। और तो टीचर उससे पूछते हैं क्या तुम आओगी, तो बोली नो डिट, बोली अपना सिर हिला के आंसर करती है येस आई विल कम, है ना, मतलब बोलती नहीं है मुँह से, जस्ट अपना सिर ऐसे हिला देती है, नॉट कर देती है। तो टीचर कहती है नो से इट अलाउड, टीचर मना करती है नो तुम्हें जोर से बोलना पड़ेगा। तो भोली ने भी येस बोला था, लेकिन अपनी गर्दन को ऐसे हिला के अपना मुंह से उसने स्टेटमेंट नहीं दिया कि येस। तो टीचर उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे बोलो, मतलब येस कह के मुझे बताओ, से इट अलाउड, है ना, रिक्वेस्ट या ऑर्डर ही बोल सकते हैं। तो भोली फिर से ट्राई करती है और फाइनली भोली जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड, मतलब वो खुद को बहुत ज़्यादा क्या समझती है कि मैंने इस स्टेटमेंट को बोल दिया, है ना, बहुत एस्टॉनिश फील करती है, बहुत सरप्राइज फील करती है। और फाइनली वो क्या करती है, येस जो है पूरा बोल देती है वहाँ पे, मतलब क्लियरली बोल देती है। नेक्स्ट, डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। तो टीचर कहते हैं क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हाँ तुम कर सकती हो, तुमने कर लिया। अब टीचर उसको क्या करती हैं, एक बुक उसको जो है टीचर दे देती हैं यहाँ पे। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। बुक में क्या होता है, पिक्चर्स होती हैं बहुत सारी। पिक्चर्स कैसी होती हैं, कलरफुल पिक्चर्स होती हैं। dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters। तो यहाँ पे पिक्चर में बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स हैं और इन कलरफुल पिक्चर्स के सामने अल्फ़ाबेट लिखा हो। जैसे इंग्लिश की बुक देखिए आपने छोटे बच्चों की, तो ए फॉर एप्पल है तो एप्पल की पिक्चर बनी होगी, बी फॉर बॉल है तो बॉल की पिक्चर बनी होगी, है ना। इन द सेम मैनर यहाँ पे क्या है, उसको बुक मिलती है, बुक में बहुत सारे एनिमल्स या जितनी चीज़ें यहाँ मेंशन है ये सब चीज़ें होती हैं और इनके सामने एक अल्फ़ाबेट जो है वो बोल्ड लेटर्स में, ब्लैक लेटर्स में वहाँ पर लिखा होता है, राइट। आगे देखो, इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन अ स्टिल बिग वन। तो टीचर कहते हैं कि 1 महीने में तुम ये बोलना सीख जाओगी, इसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी, जब तुम उसको पढ़ लोगी तो मैं तुम्हें उससे भी और बड़ी बुक यहाँ पे मैं आपको दूंगी।
In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. तो टीचर कहती है कि तुम बहुत जल्दी बोलना सीख जाओगी, जितना गाँव में लोग बोलते हैं ना उससे भी अच्छा तुम बोलना सीख जाओगी, और गाँव में कोई भी नहीं होगा जो तुम पे हंसेगा। लोग तुम्हारी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, रेस्पेक्ट के साथ में सुनेंगे जब तुम ऐसे बोलना बिल्कुल सीख जाओगे। तुम बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करोगे, है ना, बिल्कुल भी रुक रुक के तुम नहीं करेंगे। टीचर से पूछते हैं कि तुम समझ रही हो सारी बात, उसको कहते हैं कि तुम अब घर जाओ और कल तुम्हें, क्योंकि तुम्हें फिर स्कूल आना है जल्दी, तो तुम अब अपने घर चली जाओ। राइट, आगे देखो क्या हुआ। बोली फेल्ट as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. तो भोली को कैसा लगता है? भोली को लगता है जैसे मंदिर में जो भी घंटियाँ हैं ना गांव के मंदिर में वो सारी बजने लगी हैं, बहुत तेज़ बज रही हैं, मतलब इतना हैप्पी फील कर रही है वो, और सोचती है कि यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, है ना, उसके स्कूल और घर के सामने जो भी यहाँ पे ट्रीज़ हैं उनमें क्या हो गया, उसमें बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स निकल आए। वो इतनी हैप्पी है, उसको ये सारी चीज़ें जो हैं वो फील हो रही है। उसका दिल जो है बहुत तेज़ से धड़कने लगता है क्योंकि उसको एक नई होप मिल गई है ना, स्कूल आने के लिए, और उसकी टीचर बहुत अच्छी मिल गई है उसको। तो उसको लगता है कि शायद मैं अब जो चीज़ें अचीव करना चाहती हूँ वो मैं अब इजीली अचीव कर लूँगी। क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, इसके रीड एंड फाइंड आउट वाले क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बोले थे यहाँ पे। तो लेट्स कम। डस भोली एन्जॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? तो पहले तो वो एन्जॉय नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती ना, क्योंकि जब वो कोशिश करती है, नाम बताने की कोशिश करती है, तो नाम बोल नहीं पाती है वो अपना। तो सारे लोग क्या करते हैं, जो सारी क्लासरूम में वो क्या करती है, वो हंसने लगती है इस पर, है ना। तो जब वो उस पर हंसती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी टीचर जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं वो उसको समझाती हैं, है ना, उसको एनकरेज करती है, और फाइनली वो अपने दिन को बहुत एंजॉय करती है। लास्ट में अगले दिन आने के लिए भी रेडी हो जाती है। नेक्स्ट है, टीचर में और घर के लोगों में क्या डिफरेंस मिला उसे? तो बिल्कुल डिफरेंस मिला उसको। भाई घर में उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करते थे, है ना, ओवरलुक करते थे उसको, उसकी बात, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, इतना अफेक्शन कोई नहीं दिखाता था। लेकिन आज उसकी टीचर ने उसको बहुत ज़्यादा अफेक्शन भी दिखाया, बहुत प्यार दिखाया, और उसको बहुत समझाया, उसको बहुत ज़्यादा एनकरेज किया। तो ये डिफरेंस जो है वो यहाँ पर अपने घर में और टीचर में उसको यहाँ पे देखने को मिलता है भोली को। राइट, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो हमें अभी आंसर्स मिलेंगे जब हम इसको पढ़ लेंगे। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? तो बिशंबर की शादी का प्रपोजल इसके पेरेंट्स क्यों एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे? और वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? शादी क्यों नहीं हो पाती? इन दोनों के आंसर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। राइट, डज द ईयर्स पास द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, there were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill, the mail train began to stop at the railway station। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस अब हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी साल निकल गए हैं ऐसे। भोली बहुत खुश होती है। अब ये स्कूल जो था पहले प्राइमरी था, अब ये क्या हो गया, अब ये हाई स्कूल हो गया। यहाँ पे एक सिनेमा भी जो है वो बन गया है अब, है ना। टिन शेड के नीचे एक कॉटन की मिल हो गई है यहाँ पे इस टाउन में। विलेज अब किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे टाउन बन गया है ना। और यहाँ पे जो है ट्रेन्स भी चलने लगी हैं अब, है ना। स्टेशन जो है यहाँ पे ट्रेन्स भी जो है आने जाने लगी हैं। अब आगे क्या हुआ, वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल? तो एक रात डिनर करने के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? येस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। तो उसकी वाइफ ने क्या रिप्लाई किया, हाँ बिल्कुल। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, है ना। अब क्या हुआ, तो उसकी जो मदर हैं भोली की, वो क्या कहती है रामलाल की वाइफ कि भोली बहुत लकी है ना, कि उसको ऐसा लड़का मिलेगा बिशंबर जैसा, कि एक बड़ी दुकान है उसकी अपनी खुद का घर है, और मैंने सुना है कि बहुत सारे उसके पास बैंक बैलेंस भी अच्छा है ना, कई हज़ार बैलेंस है उसके पास बैंक में। तो और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो हमसे किसी दहेज के लिए भी कोई डिमांड नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट यंग यू नो। तो वो कहता है रामलाल की सारी बातें ठीक हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि वो यंग तो है नहीं, है ना, और लगभग मेरी एज का है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, जैसी मेरी एज है ऐसी उसकी एज है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो पैर में भी उसकी कोई प्रॉब्लम है ना, चलने फिरने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या कहती है वो, मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और वो ये भी कहता है, रामलाल उसको बताता है अपनी वाइफ को, कि उसके जो बच्चे हैं ना, जो क्योंकि इसकी बिशंबर की पहले शादी हुई होती है, तो उसके जो चिल्ड्रन थे वो भी इसी के साथ में हो गए। तो वो कहता है कि इसके जो बच्चे हैं वो थोड़े से बड़े भी हैं, मतलब राइट। तो अब देखो,
आगे क्या हुआ है ना, मतलब इसके पास पहले जो इसकी शादी थी उसके जो बच्चे हैं वो भी इसके साथ भी रहते होंगे यहाँ पे। अब आगे देखो फिर क्या हुआ। सो व्हाट डज़ इट मैटर, तो उसकी वाइफ कहती है कि तो क्या बात हो गई। उसकी वाइफ ने आंसर दिया 45 और 40, चाहे 45 हो चाहे 50 हो, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। तो वो कहती है कोई ज़्यादा एज तो नहीं है ना, इतना कुछ इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है वैसे भी। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। तो वो कहते हैं कि हम कितने लकी हैं कि एक तो ये बात है कि वो हमारे विलेज से नहीं है, किसी दूसरे गाँव से है ना। दूसरा उसे ये नहीं पता है कि भोली के फेस पे पॉक्स मार्क्स से निशान है ना। और उसे ये भी नहीं पता है कि भोली जो है वो थोड़ी सी बैकवर्ड है ना, लैक ऑफ सेंस है उसमें। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी विल रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। तो वो कहते हैं अगर हम इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं पे भोली जो है वो मतलब हमेशा के लिए अनमैरिड ही रह जाए। येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। तो उसके फादर कहते हैं कि मुझे सारी बात ठीक है बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा मैं परेशान हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, है ना, कि विटलेस का मतलब क्या होता है फूल, एक तरह से इसको फूल कह के बोला जा रहा है यहाँ पे। तो वो कहता है कि भोली क्या कहेगी। तो उसकी मदर क्या कहती है, उसकी मदर कहती है कि, या रामलाल ही कहता है ना, सॉरी रामलाल कहता है यहाँ पे कि वो क्या कहेगी। तो वो तो कहता है कि शी इज़ लाइक अ डम काउ, है ना, एक बिल्कुल गाय जैसी है। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। तो रामलाल कहता है कि शायद तुम ठीक कह रही हो। उसकी वाइफ भी बोल रही है सारी चीज़ें। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिस्निंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन। अब भोली जो है वहीं पे सोई हुई थी, है ना, सोने के लिए मतलब क्या प्रिटेंड कर रही थी। भोली उठी हुई थी, है ना, अपनी चारपाई पे थी, अपने पेरेंट्स की बातों को सुन रही थी, जो उसके पेरेंट्स उसके बारे में यहाँ पे बात जो है वो कर रहे थे, राइट। आगे देखो फिर क्या हुआ। Bishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Poli's elder sisters, who had come for the occasion, were envious of her लक। अब यहाँ पे ग्रॉसर मतलब वैसे सब्जी वाले के लिए यूज़ किया जाता है, बट जो घर के सामान या फूड आइटम्स बोलते हैं उसको भी ग्रॉसरी कहा जाता है। प्रोसेशन मतलब एक जैसे जुलूस टाइप निकालना। स्प्लेंडर मतलब होता है लेविशनेस किसी चीज़ की। और एनविस का मतलब होता है जेलस फील करना बहुत ज़्यादा। अभी जो ब्राइड ग्रूम था विशंबर, जिससे शादी होने वाली थी इसकी, ये काफ़ी रिच मैन था, है ना। इसकी अपनी शॉप थी जहाँ पर ये फूड आइटम्स वगैरह बेचता होगा। अच्छा खासा इसका बिजनेस था। और ये अपनी जो, क्योंकि शादी फिक्स हो गई अब, है ना, तो जब वेडिंग का दिन आया तो वो अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ वहाँ पे आया, बैंड वगैरह लेकर आया। वहाँ पे अच्छी अच्छी ट्यून्स बज रही थी उसमें, अलग अलग बॉलीवुड मूवीज़ की। अब ये जो ये था विशंबर, है ना, ये घोड़े पे बैठ के आया। रामलाल को बहुत अच्छा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जो फोर्थ डॉटर है भोली, उसकी शादी में इतनी ग्रैंड तरीके से कभी कर पाऊंगा। और उसकी जो बाकी सिस्टर शादी में आई हुई थी वो भोली से बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगते हैं कि इसकी शादी इतनी ग्रैंड तरीके से हो रही है, इसको लड़का भी इतना अच्छा मिल गया है, मतलब अब फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करती हैं, इससे जेलस फील करती हैं। आगे देखिए। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड। जब वो शुभ टाइम आया शादी का तो जो पुजारी होते हैं, पंडित जी होते हैं, उन्होंने कहा कि दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस was led to the bride's place near the sacred fire. Garland the bride, one of his friends prompted Bishambar Nath. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishambar took a quick glance. The garland remained poised in his hand. The bride slowly put down the veil over her face. "Have you seen her?" said Bishambar to the friend next to him. "She has pock marks on her face." "So what? You are not younger either." "Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees." Auspicious मतलब काफ़ी शुभ। Clad मतलब अच्छे से ड्रेस्ड होना। Garland मतलब वरमाला, है ना, माला जो वो करते हैं फ्लावर्स की। व्हील मतलब क्या होता है, कवर या घूंघट, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। पॉइस का मतलब होता है बहुत काम। अब देखो आगे क्या हुआ। जब भोली को बुलाया गया वहाँ पे, तो भोली ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी ब्राइडल की, और वो जहाँ पे वो अग्नि जलती रहती है, हवन कुंड, वहाँ पे आके वो बैठ जाती है। अब वहाँ पे जो बिशंबर नाथ का एक दोस्त होता है वो कहता है कि दुल्हन को वरमाला पहनाई जाए। तो ब्राइड ग्रूम यानी कि जो बिशंबर नाथ होता है वो गार्लैंड लेता है,
माला लेता है, हार लेता है और मैरीगोल्ड्स की थी वो, है ना, उसको पहनाने के लिए वो रेडी होता है। तो वहाँ पे जो एक विमेन होती है, बाई चांस जैसे कभी उसका जो पल्लू होता है, उसका जो दुपट्टा होता है वो उसके फेस से गिर जाता है वहाँ पे, राइट। तो बिशंबर को हल्की सी झलक दिख जाती है भोली के फेस की, तो वो जो उसके हाथ में गार्लैंड था वो वहीं का वहीं रुक गया, है ना। तो अब उसने क्या किया, भोली ने, ब्राइड मतलब भोली यहाँ पे, उसने धीरे से अपना जो फेस है उसको दोबारा से वो कवर कर ली थी। तो बिशंबर ने उसको एक नज़र देख लिया। तो बिशंबर अपने फ्रेंड से कहता है, क्या तुमने इसको देखा, उसके चेहरे पे कितने पॉक मार्क्स हैं यहाँ पे, है ना। तो उसका फ्रेंड कहता है, तो क्या हुआ, तुम कौन सा यंग हो अभी, है ना, मतलब ठीक है, इतना भी चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो कहता है बिशंबर अपने फ्रेंड को कि अगर मैं इससे शादी करता हूँ, है ना, तो इसके पापा को मुझे 5,000 रुपये जो हैं वो अभी देने पड़ेंगे। अब तक कोई डाउरी की डिमांड नहीं थी, बट अब क्या हुआ, सडनली वो उसके मन में लालच आ गया, है ना। तो वो कहता है कि मैं जो है 5,000 रुपीज़ लूँगा, तब मैं इससे शादी जो है वो मैं करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। रामलाल वेंट and place his turban is honor at Bishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. No, 5,000 or we go back. Keep your daughter. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. Then out with 5,000. अब देखो क्या बोला उसने बिशंबर ने। रामलाल वहाँ पे गया, है ना। रामलाल की तो बहुत शर्म की बात थी कि उसकी बेटी का रिश्ता ऐसे टूट जाएगा। तो वो गया वहाँ पे, उसने अपनी टर्बन पगड़ी जो थी वो उसके पैरों में रख दी बिशंबर के, है ना, कि मतलब वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरी इंसल्ट मत करो, ह्यूमिलेट मतलब मेरी इंसल्ट मत करो बिल्कुल भी। और वो कहता है कि 2,000 रुपीज़ हैं, आप उन्हें ले लीजिए। तो वो बिशंबर जो है वो बहुत लालची हो गया, वो कहता नहीं मुझे 5,000 ही चाहिए, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे, या फिर आप अपनी बेटी को अपने पास ही रख लो। तो उसको काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, वो कहता है थोड़ा सोचो मेरे बारे में, अगर आप वापस चले जाएंगे तो मैं गाँव में किसी को भी अपना फेस नहीं दिखा पाऊँगा शर्म की वजह से, है ना। तो बिशंबर कहता है तो फिर ठीक है, मुझे 5,000 रुपीज़ दे दो, आई विल मैरी, है ना। Tears streaming down his face, Ramlal went and opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle एक सेकेंड एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। अब वो रोता रोता, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे बिल्कुल, है ना, इतना ह्यूमिलेटेड जो है वो बिल्कुल फील कर रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे उसने बहुत रिक्वेस्ट किया पर वो नहीं सुन रहा था। तो बिशंबर बहुत ही एडमेंट हो चुका था, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद्दी स्टबर्न टाइप हो गया था अपनी डिमांड को लेकर। रामलाल गया अंदर, जो भी उसको पैसे मिले वहाँ से जैसे उसने अरेंज किए, तो उसने 5,000 रुपीज़ अरेंज किए, पैसे काउंट किए और उसको बिशंबर को दे दिए, ठीक है। बिशंबर बहुत हैप्पी हो रहा था कि मैंने तो जो है शर्त जीत लिया, मतलब, है ना। वो कहता है कि वो लेकर आओ गार्लैंड और मैं अब शादी के लिए यहाँ पे रेडी हूँ, राइट। आगे देखो क्या हुआ। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. तो उसके चेहरे पे ना जो ये लालच था वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था, खुश हो रहा था कि मैं जीत गया हूँ, मैंने सारी चीज़ों को जैसे मैं चाहता था वैसे हो गई हैं बिल्कुल। वो कहता है कि वो गार्लैंड लेकर आओ, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ अब। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Boli's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. अब क्या हुआ देखो यहाँ पे, है ना। अब भोली सारी चीज़ें देख रही है यहाँ पे। तो एक बार फिर से क्या हुआ, भोली का जो फेस था वो, उसका जो दुपट्टा था वो फिर से हट जाता है ना। तो वो उतर गया उसका, भोली ने वो रिमूव कर दिया पूरा अपना जो दुपट्टा था, और बिशंबर को वो घूर घूर के देखने लगी। उसकी आंखों में जो है क्या था, बिशंबर के लिए बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं थी, अब गुस्सा भी नहीं था और ना ही नफरत थी। बिशंबर को वो ये देख रही थी कि कितना लालची इंसान है ये, बहुत ज़्यादा, है ना। वो उसको जो है वरमाला पहनाने ही वाला था, लेकिन भोली ने क्या किया, भोली ने वो गार्लैंड उसके हाथ में से छीना और वो जो वहाँ पे हवन कुंड था ना, जहाँ पे वो अग्नि जल रही थी, उसमें वो जो गार्लैंड है वो डाल देती है, ठीक है। और अपना जो उसका व्हील था, दुपट्टा था, उसका जो घूंघट था उसको पूरा हटा देती है यहाँ पे। अब भोली कुछ बोलेगी यहाँ पे, देखो भोली क्या कहती है। पिताजी, said Bholi in a clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbor were startled to hear her speak विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। अब वो क्या कहती है, पिताजी, भोली ने बहुत ही क्लियर वॉइस में बोला। उसके पापा, मदर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी रिलेटिव्स थे या रिलेशंस में जो भी थे, नेबर थे, वो सब देख रहे थे कि भोली बिना स्टैमरिंग के बात कर रही है। पिताजी, टेक बैक योर मनी। तो वो कहते हैं कि पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस इंसान से शादी नहीं करने वाली हूँ। देखो यहाँ पे बिशंबर है और ये आपकी भोली है, ये सारे रिलेटिव्स और नेबर्स हैं। तो कहते हैं कि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ बिल्कुल भी इससे,
रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल को तो बहुत शॉक लगा, है ना, मतलब बिल्कुल ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। द गेस्ट बिगन टू विस्पर सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। तो जो सारे रिलेटिव्स वगैरह गेस्ट वगैरह आए थे वो क्या करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे, है ना, कह रहे हैं कितनी बिल्कुल मतलब बिल्कुल शेमलेस लड़की है ना, और इतनी शेमलेस है, एक तो अगली है ऊपर से शेमलेस है। तो उसके फादर कुछ कहते हैं, फिर रामलाल जो है वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, वो कहते हैं भोली आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। तो वो कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है, हमारी मान मर्यादा की कोई चिंता नहीं है तुम्हें, है ना, और तुम अपनी फैमिली को जो है वो डिस्ग्रेस करना चाहती हो। तो वो कहती है फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेट भोली कहते हैं कि पिताजी आपकी रिस्पेक्ट के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। तो कहती है मैं बिल्कुल तैयार थी इसे शादी करने के लिए, ये लेम है, चल नहीं सकता है ठीक से, और ऊपर से ओल्ड भी है, मुझसे कितना बड़ा है। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, आई वॉन्ट। तो वो कहते हैं कि मैं इतने मीन पर्सन से, इतने मतलबी से, इतने लालची पर्सन से, जो अपने बारे में सोचता है, इतना टिमिड टाइप का पर्सन है, मैं इसको अपना जो है हस्बैंड, मतलब मुझे ठीक था, सारी चीज़ें मैंने मैनेज कर ली थी, लेकिन मैं इस आदमी को अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, राइट। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम्प काउ। तो सारे लोग जो हैं वो बात करते होंगे आपस में, है ना, सब लोग जो है आपस में बात करते होंगे। तो वो क्या कहते हैं वहाँ पे, वो सारे लोग उसको कहते हैं कि एक ओल्ड वुमेन या गाँव में से कोई भी मेम्बर जो है वो क्या कहते हैं, देखो कितनी मतलब शेमलेस लड़की है बिल्कुल, है ना, कुछ भी नहीं सोच रही है यहाँ पे अपनी फैमिली के बारे में, और हम तो सोचते थे कि ये बिल्कुल जो है एक डम्प काउ जैसी है बिल्कुल। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, हाँ ओल्ड वुमेन ने बोली है ये बात, तभी वो उसको रिप्लाई करती है येस आंटी यू आर राइट। तो वो भोली टर्न होती है उनकी तरफ, है, और बहुत गुस्से में उनको कहती है कि हाँ जी, उनको जवाब देती है येस आंटी यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। You all thought I was a dumb driven cow. That is why you wanted to hand me over to this heartless creature. तो वो कहते हैं कि आप सबने सोचा था कि मैं बिल्कुल डम काउ जैसी हूँ, बिल्कुल जैसा आप चाहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही चलूँगी, इसीलिए आपने डिसाइड किया, आप चाहते थे कि मेरी शादी इस हॉर्टलेस क्रिएचर से, बिल्कुल जिसके पास दिल नहीं है बिल्कुल भी, है, जिसके पास बिल्कुल भी कोई फीलिंग्स नहीं है, और जो है आप मेरी शादी इससे करवाना चाहते थे। बट नाउ द डम्ब काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। और वो कहते हैं कि अब एक डम्ब काउ, है ना, जो है बिल्कुल जैसे डम मतलब जो बोल नहीं सकता है, तो कहती है ऐसी काऊ ही समझ लीजिए आप मुझे, जो बिल्कुल जिसको आप स्टैमरिंग फूल आप कहते हैं उसको, और वो आज बोल रही है डू यू वांट टू हियर मोर। आप गुस्से में बहुत ज़्यादा बोली, तो कहते हैं कि आप क्या और सुनना चाहती हैं, और सुनना चाहते हैं आप मुझसे, है ना, क्योंकि वो बहुत गुस्से में रिप्लाई कर रही है यहाँ पे। आगे देखो, बिशंबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब जो बिशंबर नाथ है, क्या हुआ वहाँ पे, बिशंबर नाथ को तो, और रामलाल जो है वो बिशंबर नाथ जो है वो देख रहा है सारी चीज़ों को, और अपनी पार्टी को या अपने जो भी रिलेटिव्स इनके साथ में वो आया है वहाँ पे, वो क्या करने लगेगा, अब उनको लेकर जाएगा वहाँ से वापस, है ना। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। सारे बैंडमैन जो है वो कन्फ्यूज़ हो गए हैं, अब उनको क्या करना पड़ा, अभी तो वो खुश होकर बजा रहे थे वहाँ पे, अब इसको क्या करना था, वापस लेके जानी थी अपनी पूरा जो वो पार्टी लेकर आया था, पूरी बारात को वापस लेके जाना था, तो सबने एंडिंग कर दी। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। अब जो रामलाल था ना, अब रामलाल बहुत बेचारा बहुत इंसल्टिंग फील कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा, है ना, डीप सॉरो में था, बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहा था। और वो जो सेक्रेट फायर वहाँ जल रही थी, है ना, वो बिल्कुल कुछ देर के बाद वो बिल्कुल बुझ गई। उसने भोली से पूछा कि अब तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है यहाँ पे, राइट, है ना, कि अब तुम अपना सिर झुका के वो खड़ा हुआ था। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइन डाउन, एवरीवन वाज गॉन। जो फ्लेम थी सेक्रेट फायर की वो बुझने लगी धीरे धीरे, सब लोग चले गए थे। रामलाल भोली की तरफ मुड़ता एंड सेड बट व्हाट अबाउट यू, अब तुम्हारा क्या होगा, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, है ना, अब तुम क्या करोगी, मतलब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है अब, है ना, इस तरह से तुमने ये सब चीज़ें कर रही हैं, कितनी इंसल्ट हुई है तुम्हारी यहाँ पे। तो अब देखो वो क्या रिप्लाई करती है यहाँ पे, एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। अब सुलेखा यानी कि भोली जो है वो रिप्लाई करती है, वो क्या कहती है, डोंट वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम। उसकी टीचर जो है वो कॉर्नर में खड़ी होकर सारी चीज़ों को देखती हैं। तो भोली रिप्लाई करती है कि वो आप दोनों पेरेंट्स का, मतलब कि भोली के पापा का और भोली की मदर का, दोनों का ख्याल रखेगी, और वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ पे वो खुद पढ़ती थी, जहाँ उसने इतना कुछ सीखा है यहाँ पे, ठीक है। अब उसकी टीचर उसको देखते रहते हैं, तो भोली को पता है कि मेरी टीचर मुझे देख रही हैं, तो वो टीचर से अप्रूवल लेती हैं कि, क्योंकि चुपचाप वो सारी चीज़ें देख रही थी यहाँ पे। तो वो कहती है कि मैम मैंने बिल्कुल सही कहा ना। टीचर जो है सारी चीज़ों को देखती है वहाँ खड़े होकर, और वो कहती है हाँ भोली तुमने बिल्कुल सही किया है। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अर मास्टरपीस, है ना। जब कोई पेंटर या कोई भी चीज़ कोई बनाता है तो
तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ में बनाता है कि कोई इसमें गलती ना हो जाए, बिल्कुल अच्छी चीज़ जो है वो बन के तैयार हो। तो जब भोली की टीचर ने ये सारी चीज़ें देखी है ना, तो उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। किस चीज़ का? कि उन्होंने भोली को इतना कॉन्फिडेंट बना दिया है ना, इतना ज़्यादा उसे बोल्ड बना दिया कि उसने अपनी बात को आज रखा सबके सामने है ना, और इसी वजह से वो इस सिचुएशन से जो है वो बाहर यहाँ पे निकल पाते हैं। वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करती है। जैसे उस कोई पेंटर या कोई भी आर्टिस्ट जो अपना मास्टरपीस तैयार करता है ना, तो उसके लिए, टीचर के लिए जो भोली थी वो एक्चुअल में क्या थी? एक मास्टरपीस थी, जिसको उसने बहुत ही अच्छे से तैयार किया था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में उसको रेडी किया था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसकी एक बार रीड एंड फाइंड आउट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, भोली के पेरेंट्स ने विशंबर का मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट कर लिया? तो पहला तो वो दूसरे विलेज से था, अच्छा खासा पैसा था उसके पास में है ना, उसे ये नहीं पता था कि भोली जो है थोड़ा सा बैकवर्ड चाइल्ड है, और उसको ये भी नहीं पता था कि भोली के फेस पे पॉक्स मार्क्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है, शादी क्यों नहीं हो पाई? शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि विशंबर ने क्या किया, बहुत लालची था वो, उसने अपनी डिमांड रख दी, लेकिन भोली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। थोड़ा बहुत उसने मैनेज किया, लेकिन जब बिल्कुल मैनेज नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा लालच करने लगा है ना, तो उसने क्या किया, उसने रिजेक्ट कर दिया विशंबर से शादी करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।